प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपके बहुत कीमती समय में से कुछ समय लेना चाहूँगा बोर्ड की एग्ज़ाम में। जैसा कि अब आपके कृषि रसायन का पेपर आने वाला है और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये समझिए कि आपको जाते ही इनको करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अवश्य इन्हें सुन लें। आप वीडियो देखना भी नहीं हो तो सुन जरूर लें। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, समय अपन खराब नहीं करें। पहला क्वेश्चन आता है आपके, जैसे कि मृदा परिच्छेदिका या प्रोफाइल है, उसके विभिन्न संस्तरों के अर्थात परतों के नाम लिखिए। तो ये आपको जानकारी भी होना चाहिए। छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लघुतरात्मक या मेजर क्वेश्चन। यदि मृदा परिच्छेदिका अर्थात प्रोफाइल का यदि आपको नामांकित चित्र बनाते हुए उसका पूर्ण विवरण करना है, उसमें भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए सबसे पहले एक तो ये ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर की जो परत है वो ओ रहेगी, जो कि ऑब्जर्व अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं इन्हें, इस परत को। ये दो भागों में डिवाइडेशन होती है, O1 और O2 में। दूसरी जो परत होती है ए, और तीसरी परत होती है बी, और चौथी परत होती है सी, और लास्ट की जो आर मीन्स रॉक अर्थात चट्टानी जो परत होती है पैतृक नीचे नीचे की, वो आर वाली होती है। तो इन्हें क्रम से अपन को लिखना है, ये ध्यान रखें। तो O1 O2 A1 A2 A3, इसी प्रकार से बी परत भी 3 भागों में डिवाइड रहती है, ये जरूर ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने छोटे क्वेश्चन भी बनाए हैं ये, और मेजर क्वेश्चन यदि मृदा परिच्छेदिका का आता है, वहाँ भी आपको जो इसका अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन करोगे, आप विवरण लिखोगे, उसमें भी ये इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि निक्षालित संस्तर तथा निक्षेपित संस्तर या संचयन संस्तर किसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखें, निक्षालित जो संस्तर है, जो परत है, वह A2 है, जबकि निक्षेपित अर्थात जो संचयन होता है, संचयन परत B2 कहलाती है। निक्षालित परत जो कि गहरे भूरे रंग की होती है, अर्थात इसका गहरा भूरा रंग क्यों होता है, क्योंकि ऊपर की जो परत होती है उसमें ह्यूमस वगैरह अधिक होते हैं, तो ये इनका निक्षालन नीचे हो जाता है, नीचे की परत में, किसमें, A2 से B2 में। इसलिए इसके निक्षालन और निक्षालन किसका होता है, जैसे कि आपको पता है मृत्तिका, लोहा, एल्यूमिनियम है, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो A2 परत से निक्षालित होकर के B2 परत में आ जाएंगे, ये यहाँ से इसमें। तो इससे क्या होगा, ऊपर की परत में सिर्फ क्वार्ट्स है, जो सिलिका रेत के कण हैं, उन्हीं का सांद्रण अधिक बढ़ जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, निक्षालित संस्तर A2 है और निक्षेपित संस्तर B2 है। एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि निक्षालित संस्तर परत का नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि मृदा का आयतनात्मक संगठन बताइए। सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से जरूर क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए इसमें भी जो आपको जो 4 आयतनात्मक संगठन के आधार पर 4 पदार्थों को जो नाम लिखने आपको, जल, वायु, तीसरा है कार्बनिक पदार्थ, चौथा है खनिज पदार्थ। पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इनका जो प्रतिशत जो संगठन है, जैसे कि 25% जल और वायु 25-25% होता है, तो 50% तो यही हो गया। जो कि इसके बाद में जो तीसरा जो भाग है कार्बनिक पदार्थ का, वो मात्र 5% होता है, और चौथा भाग है 45% जो भाग होता है खनिज पदार्थों का बना होता है। इसमें भी अधिकतर बच्चे क्या है कि ये गलती कर देते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो ठोस भाग है उसका खनिज पदार्थ का भाग कितना % होता है। तो क्योंकि इसमें पूरे जो चारों जो भाग है इसके, जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ, तो इसमें से 50% जो कि कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ है, ये 5 और 45, इसका मतलब है 50% हो जाता है। ये ठोस भाग हो गया। तो जैसा कि अपन इसमें निकाले कि 45% जो होता है, तो खनिज पदार्थ ठोस का कितना % होगा, तो 50 में से 45, अपन 45 ऊपर लिख देंगे, बटे 50 इंटू 100, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 45, इसका मतलब 90% हो गया। तो उसको डबल करना है यदि ठोस का आ जाता है तो। इसी प्रकार से इसका भी अपन यदि बाय द वे ऐसे आ जाता है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि कार्बनिक पदार्थ ठोस भाग का कितना % होता है, तब इस 5 को आपको डबल करना है। इसी प्रकार से 5/50 करेंगे तो ये 5 का मतलब 10 हो जाएगा, 10%। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, यदि ऐसा आता है तो ठोस का, तो ध्यान से क्वेश्चन जो प्रश्न है उसको पढ़ें, उसके बाद में ही अपन को इसका जवाब देना है। इसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके
आ रहा है मैं बताना चाह रहा हूँ। यह भी इम्पोर्टेंट है कि पृष्ठ मर्दा एवं अवमर्दा में कोई से 2 अंतर कीजिए, जैसा कि आपकी बुक में 7 अंतर बता रखे हैं और एक टेबल भी बना रखी है, उसको भी अच्छी तरह अवलोकन कर ले, अच्छी तरह देख ले। मैंने कुछ बिंदु आपको बताए हैं। सबसे पहला जो अंतर है ये अपन दे सकते हैं कि 0 से 15 सेंटीमीटर तक की जो गहराई तक ये पृष्ठ मर्दा होती है, ऊपर वाली परत है जिसको पृष्ठ मर्दा कहते हैं, और पृष्ठ मर्दा के नीचे वाली जो परत होती है वो अवमर्दा कहलाती है। तो अपन ये मानेंगे कि 15 सेंटीमीटर के बाद की जो नीचे के पेतरक पदार्थों तक की जो परत है वो अवमर्दा परत है। तो पहला तो अंतर यही है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि पृष्ठ मर्दा की गहराई कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन आपको जैसे कि इसका आंसर लिखना है 0 से 15 सेंटीमीटर, अर्थात ऊपर से 15 सेंटीमीटर तक की जो गहराई है वहां तक पृष्ठ मर्दा होती है। दूसरा अंतर अपन कह सकते हैं ये पूर्णतः अपक्षीयता होती है, अर्थात इसके अपक्षयन से जैसा कि आपको पता है ह्यूमस वगैरह जो ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ इसी में पाए जाते हैं, जबकि जो अवमर्दा है ये आंशिक अपक्षित होती है। तीसरा कुछ अंतर है इसमें, जैसा कि कार्बनिक पदार्थ में अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमस पदार्थ आदि कार्बनिक पदार्थ टहनिया पत्ते वगैरह सब इसी में पाए जाते हैं, जो जीवांश हैं वो सब इसी में पाए जाएंगे, जबकि ये अपेक्षाकृत कम इसमें पाए जाते हैं। चौथा जो बिंदु है इसमें, क्योंकि जब कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाएंगे कि तो जीव इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, तो उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी। और एक तो संख्या भी बता सकते हैं अपन, दूसरा क्रियाशीलता भी इनकी अधिक रहेगी। जबकि अवमर्दा है इसमें आप देखिए इनमें जीवों की संख्या कम रहेगी और सक्रियता भी कम रहेगी। इसी तरह से पांचवा जो, तो मैंने जैसे कि आपके 2 अंतर क्वेश्चन बनाया कि 2 अंतर दीजिए, अवश्य नहीं है कि वे 2 ही पूछे, अधिक भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृष्ठ मर्दा एवं अवमर्दा में अंतर कीजिए। तो आपको इस तरह से टेबल बनाकर इसमें अंतर कर लेना है। अपने पुस्तक में जो 7 अंतर दे रखे हैं उनको भी आप आसानी से और अच्छी तरह देख के अवलोकन कर लें। जैसे कि आपको पता है और भी अपन बता सकते हैं, इसका रंग गहरा भूरा होता है पृष्ठ मर्दा का, जबकि इसका थोड़ा हल्का रंग होता है, हल्का पीला होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आग्नेय चट्टान में कोई 2 उदाहरण दीजिए आग्नेय चट्टान के। तो इसमें जैसे कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण में आपको ग्रेनाइट, बेसाल्ट आप 2 उदाहरण दे सकते हो। ग्रेनाइट पत्थर जो खूब काम आता है आजकल तो अपने मकानों में भी। तो ये एक बात और ध्यान रखें, यदि ऐसे पूछ लिया जाए इसकी प्रकृति कैसी हो, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है ग्रेनाइट, और जबकि बेसाल्ट होता है वो बाष्पीय प्रकृति का होता है। तो ध्यान रखें इनकी प्रकृति के आधार पर पूछ सकते हैं जो इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। बेसाल्ट कठोर दानेदार होता है, जबकि इनके बारीक दाने होते हैं ग्रेनाइट के। छठा क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहा हूँ, औषधि चट्टान के कोई से 2 उदाहरण दीजिए। ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो अपन को जानकारी होनी चाहिए औषधि चट्टान के उदाहरण कि चूना पत्थर और बालू पत्थर। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, या बालू पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो दोनों पत्थर जो मैं बता रहा हूँ, चूना पत्थर बालू पत्थर, ये किसके उदाहरण है, औषधि चट्टान के। इसी प्रकार जो अभी 5वां क्वेश्चन लिया था अपन ने, आग्नेय चट्टान के कोई 2 उदाहरण दीजिए। इसमें ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ग्रेनाइट है वो किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। या ध्यान रखना ग्रेनाइट और संगमरमर में भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो मैं क्योंकि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर का संगमरमर का है, जो मार्बल जिसे अपन कहते हैं। तो मार्बल एक प्रकार से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो मैंने अब ये 7वां क्वेश्चन जो लिया है वो इसी प्रकार का लिया है कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो ये तीनों क्वेश्चन इस तरह के हैं कि इनको किसी भी तरह से चेंज किए जा सकते हैं इनकी लैंग्वेज को। तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। और जैसा कि आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जो मार्बल होता है संगमरमर, इसका जो प्रमुख खनिज है किससे ये बनता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है मार्बल संगमरमर, अर्थात कैल्साइट जिसे कहते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछ लेते कई बार कि कैल्साइट का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इसका सूत्र आपको ये लिखना है कैल्साइट का। कई बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ये पूछ लें कि जो संगमरमर है उस वो कहाँ का, राजस्थान में संगमरमर कहाँ का उत्तम क्वालिटी का है। तो जैसे नागौर है उसके अंदर मकराना एक मुख्य पैलेस है। इसी प्रकार अजमेर के अंदर किशनगढ़ है, वहाँ का जो मार्बल है संगमरमर वो उत्तम क्वालिटी का है। इसलिए इन दोनों का भी आप ध्यान रखना है। ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति के आधार पर खनिज कितने प्रकार का होता है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें देखिए प्राथमिक खनिज एवं द्वितीयक खनिज, इसकी जानकारी अपन को होनी चाहिए कि इसमें 2 माइक्रोन से अधिक आकार के कण होते हैं इनके, जबकि द्वितीयक जो खनिज है उनका
2 माइक्रोन अर्थात 2 माइक्रोन है उससे कम आकार के होते हैं। इसमें 2 माइक्रोन लिख दीजिए, 0.002 लिख सकते हैं मिलीमीटर यदि अपन लिखेंगे तो, और इसका भी माइक्रोन को 0.002 अपन इस तरह से कर सकते हैं मिलीमीटर में यदि इसको दर्शाएं तो। दूसरा ये भी ध्यान रखिए, देखिए जैसा कि प्राथमिक खनिज है, इसका जो उदाहरण यदि पूछा जाए तो इसमें माइका, अभ्रक और चूना पत्थर का अपन उदाहरण ले सकते हैं। जबकि द्वितीयक खनिज है उसमें अपन उदाहरण ले सकते हैं पायराइट, जिप्सम और जो क्ले हैं, मृत्तिकाएं हैं, जैसे कि आपको पता है मोंटमोरोनाइट, केओलिनाइट, इलाइट, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक खनिज के अंतर्गत। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वर्ष जो पेपर आया था उसमें इलाइट की पंक्ति संरचना के बारे में पूछा गया था, तो आप ये कंफर्म कर लें कि इलाइट का ये बड़ा क्वेश्चन यही आएगा संरचना वाला, या तो मोंटमोरोनाइट का आएगा, केओलिनाइट का आएगा। लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि केओलिनाइट में कौन सा तत्व होता है उनकी परतों के बीच में इलाइट में। तो इस तरह से मैं उसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में आपको। देखिए नेक्स्ट सीरीज में अगला जो 9 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पौडजोलीकरण क्या है, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस प्रकार के क्षेत्रों में ये प्रक्रम पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौडजोलीकरण, पौडजोलीकरण एक मृदा निर्माणकारी प्रक्रम कहलाता है जो कि ठंडे और नम क्षेत्र इन प्रदेशों में ये पाया जाता है। ये प्रक्रम जो कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया है। आपने मृदा निर्माण की कई आपने प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा था अपनी बुक में, तो उनके अंतर्गत ही ये पौडजोलीकरण की आती है। जैसे कि आपने पढ़ा था जल योजनीकरण, कार्बोनीकरण के, तो ये जो क्रियाएं तो अलग पढ़ी थी आपने, लेकिन मृदा निर्माणीकरण क्रिया के अंतर्गत जो अपन ने पढ़ा था ह्यूमिफिकेशन, निक्षालन, निक्षेपण और पौडजोलीकरण, लेटराइजेशन, कैल्सीकरण और डिकैल्सीकरण, लवणीकरण और पेडोटर्बेशन, ये जो मैंने अभी बताई आपको ये मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं हैं। तो उसमें जैसे कि सबसे पहले आपको ह्यूमिफिकेशन है, दूसरी निक्षालन है, तीसरी निक्षेपण है, चौथी पौडजोलीकरण क्रिया है जो आपकी पुस्तक में है पेज संख्या पृष्ठ संख्या 12 पर, उसको भी अच्छी तरह इनको जरूर देख ले। में इन प्रक्रियाओं के बारे में किसी के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन ये मेरे को जो इम्पोर्टेंट लग रही है वो ये पौडजोलीकरण की प्रक्रिया है, ये अवश्य देख ले में। और इसके कारण एक इम्पोर्टेंट बात और है कि पौडजोलीकरण प्रक्रिया है उसके कारण क्या होता है, जो सिलिका ह्यूमस क्रिया क्या होती है कि इसमें ह्यूमस और सिलिका जो ऑक्साइड है उनका निक्षालन हो जाता है नीचे की परतों में, जिसके कारण ऊपरी जो परत है वो अम्लीय हो जाती है। अर्थात पौडजोलीकरण की प्रक्रिया से भूमि है वो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, इसका ध्यान रखें। इस प्रकार से देखिए इन सीरीज को देखते रहे, और भी मैं इम्पोर्टेंट सीरीज आपको डाल रहा हूँ, क्वेश्चन सीरीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अवश्य देखें, अपने बच्चों साथियों को भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।